Now let's come to the most important part of this chapter, that is the term service and the definition of the term service. Finance एक्ट 2012 ने सर्विस को सबसे पहली बार डिफाइन किया था। फिनेंस एक्ट 2012 की क्लॉज नंबर 44 ऑफ सेक्शन 65B ऑफ द फिनेंस एक्ट 2012। तो क्या ये क्लॉज याद रखनी है? बिल्कुल याद रखनी है। क्लॉज नंबर 44 ऑफ सेक्शन 65B, ये भी याद रखना है। और कौन सा सेक्शन 65B? सेक्शन 65B ऑफ द फिनेंस एक्ट 2012 introduce the term, or let's say define the term service. Now very interesting point, you have to note it here that service tax was levied by Finance Act 1994. 1994 में सर्विस टैक्स लेवी किया था, बट अप टू फिनेंस एक्ट 2012 तक सर्विस टर्म को डिफाइन ही नहीं किया गया था। अब आप पूछ सकते हैं कि सर सर्विस टर्म को डिफाइन नहीं किया गया था फिर भी सर्विस टैक्स लग रहा था, वो कैसे? तो फिनेंस एक्ट 1994 ने सर्विस टर्म को डिफाइन न करके डायरेक्टली 3 सर्विसेज के नाम दे दिए थे, इंश्योरेंस, टेलीकॉम सर्विस एंड ब्रोकरेज सर्विस। तो यहां पर डायरेक्ट सर्विसेज के नाम दे दिए थे और सर्विस टैक्स का रेट दे दिया था, इसलिए सर्विस टर्म को अलग से डिफाइन नहीं किया था। बट फिनेंस एक्ट 2012 ने क्या किया? फिनेंस एक्ट 2012 ने निगेटिव लिस्ट को इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब फिनेंस एक्ट 2012 सेज दैट ऑल सर्विसेज विल बी टैक्सेबल एक्सेप्ट which are mentioned under the negative list। अब जब बोला है all services will be taxable, तो यहां पर सर्विस टर्म को डिफाइन करना जरूरी था। दैट इज द रीजन फिनेंस एक्ट 2012 ने अंडर क्लॉज 44 ऑफ सेक्शन 65B डिफाइन किया है फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म सर्विस। तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया है कि सर्विस टर्म हैज बीन डिफाइंड अंडर क्लॉज 44 ऑफ सेक्शन 65B ऑफ फिनेंस एक्ट 2012। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। अब बात करते हैं टर्म सर्विस। सर्विस को डिफाइन कैसे किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस सर्विस टर्म की आत्मा में आपको झांकना पड़ेगा, यानी इसका जो क्रक्स है, यू हैव टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ दिस टर्म। तो लेट्स सी हाउ सर्विस हैज बीन डिफाइंड। सर्विस means any activity, so they are saying activity। तो एक्टिविटी का मतलब कुछ भी आप करते हैं, आप बोलते हैं, गाना गाते हैं, आप हंसते हैं, ये क्या सभी एक्टिविटी नहीं है? यस, ऑल दीज आर एक्टिविटीज। सो फर्स्ट दिस इज एनी एक्टिविटी कैरिड आउट बाय अ पर्सन। कोई भी पर्सन अगर कोई एक्टिविटी करता है फॉर अनदर पर्सन, यानी ये पर्सन जो एक्टिविटी कर रहा है ये किसके लिए कर रहा है? दूसरे पर्सन के लिए, किसी दूसरे पर्सन के लिए कर रहा है। फॉर कंसिडरेशन, यानी किसी कंसिडरेशन के बदले में वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है किसी दूसरे पर्सन के लिए, देन इट विल बी ट्रीटेड एज सर्विस। एंड फर्दर इट सेज इट इंक्लूड द डिक्लेयर्ड सर्विसेज, यानी कुछ सर्विसेज को डिक्लेयर कर रखा है और ये सर्विसेज आप माने या न माने, इट विल बी ट्रीटेड एज सर्विस अंडर द सर्विस टैक्स लॉज। बट फर्दर इट सेज दैट द सर्विस शैल नॉट इंक्लूड। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं है, ये एक्सक्लूड कर दिया है, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसी टर्म की, सर्विस। सर्विस मीन्स एनी एक्टिविटी। तो सर हम किसी गार्डन में बैठे हुए हैं और गार्डन में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या ये एक्टिविटी है? यस, ये एक्टिविटी है। तो क्या ये सर्विस है? अब सर्विस है या नहीं, इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि ये आप मुस्कुरा रहे हैं गार्डन में बैठ के, ये किसी दूसरे पर्सन के लिए कर रहे हैं या केवल अपने लिए कर रहे हैं। अगर अपने लिए ही कर रहे हैं तो सर्विस नहीं है, लेकिन अगर दूसरे पर्सन के लिए आप मुस्कुरा भी रहे हैं
तो ये सर्विस हो सकती है। इस केस में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो सर्विस या एक्टिविटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं मुस्कुराने की दूसरे पर्सन के लिए, क्या इसके लिए कोई कंसीडरेशन आप चार्ज कर रहे हैं? इफ यस, अगर आप कोई कंसीडरेशन चार्ज कर रहे हैं, देन दिस एक्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज सर्विस। इसका मतलब आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर वो एक्टिविटी किसी और के लिए कर रहे हैं और उसके लिए कुछ चार्ज कर रहे हैं कंसीडरेशन, देन इट विल बी कवर्ड बाय द टर्म सर्विस और उसके ऊपर सर्विस टैक्स लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई कॉमेडियंस हैं, अपने यहाँ पे काफी कॉमेडियंस हैं, टीवी पे भी रोज आते रहते हैं, वो आपको हंसाते हैं। क्या करके हंसाते हैं? एक्ट करके, एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे कि दूसरे लोग मुस्कुरा रहे हैं। तो क्या ये एक्टिविटी है? यस। अगर ये पर्सन ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है किसी दूसरे के लिए फॉर चार्जेस, कंसीडरेशन लेके कर रहा है, देन इट विल बी कवर्ड बाय द टर्म सर्विस एंड सर्विस टैक्स विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस एक्टिविटी. But now we have to focus on the second part. It says it will not include, यानी term service will not include following services. तो अब ये देखेंगे कि ये जो term service है इसमें से क्या क्या exclude किया गया है. So this says that the term service will not include any activity which constitutes merely a transfer of title in goods और इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी आप ट्रांसफर कर रहे हैं टाइटल इन गुड्स या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ सेल, गिफ्ट और इन एनी अदर मैनर, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज द टर्म सर्विस. फर्दर इट सेज दैट एनी एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफर, डिलीवरी, सप्लाई ऑफ एनी गुड्स विच इज डीम्ड टू बी सेल, जिसे हम सेल कहते हैं विद इन द मीनिंग of clause 29A of article 366 of the constitution. तो ऐसी कोई एक्टिविटी जो सेल की टर्म में कवर हो जाती है तो उसको भी हम यहां पर सर्विस की डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे. Further it says that any activity which is merely a transaction in money or actionable claim will not be covered under the term service. Again, this definition says that any provision of service by employee to employer in the course or in relation to his employment will not be treated as service. देखिए, अगर कोई भी एम्प्लॉय है वो कहीं जॉब कर रहा है तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? नॉर्मली अगर आप देखें तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर को. एम्प्लॉय क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर को. तो लॉजिकली अगर आप देखें तो ये भी एक सर्विस है और इसके ऊपर भी सर्विस टैक्स लगना चाहिए फॉर एम्प्लॉयमेंट. बट यहां पर इन्होंने इसको एक्सक्लूड कर दिया है. तो इसका मतलब एनी सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर विल नॉट बी कवर्ड बाय द टर्म सर्विस, और सर्विस नहीं है तो इनके ऊपर सर्विस टैक्स भी नहीं लगेगा. Further, it says that the term service will not include any fees taken in any court or tribunal established under any law for the time being in force. तो कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल में जो भी आप फीस देते हैं वो भी सर्विसेज की कैटेगरी में नहीं आएगी एंड देयर विल नॉट बी एनी सर्विस टैक्स. But apart from the definition of the term service, there are some explanations also given for this term. Explanation total 4 explanation दिए हैं, 1, 2, 3, 4. उसे अब हम देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं explanation 1 की. Explanation 1 says that for removal of the doubt, it has been clarified, declared that nothing contained in this clause, यानी कौन सी क्लॉज? 44 जो टर्म सर्विस को डिफाइन करती है उस कुछ भी अप्लाई नहीं होगा. और ऑन द कॉन्ट्ररी यू कैन से नथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 44 shall apply to. इसका मतलब जो सर्विस की डेफिनेशन है वो इनके ऊपर नहीं लगेगी. तो ये कौन कौन है जिनके ऊपर नहीं लगेगी?
पहला ये कहते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं जिनको हम एमपीज कहते हैं उनके ऊपर ये नहीं लगेगा। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जिनको हम एमएलएज भी बोलते हैं उनके ऊपर नहीं लगेगा। मेंबर्स ऑफ पंचायत, members of municipalities and members of other local authorities who receive any consideration in performing the functions of that office as such member। अब ये कहने की क्या जरूरत थी, तो इसको भी समझ लीजिए। ये एक पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट है और इस पार्लियामेंट में आते हैं एमपीज। ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यानी एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं जिसके एवज में इनको कुछ अमाउंट भी मिलता है। ऑल्दो एमपीज आर नॉट एम्प्लॉय, अगर ये एम्प्लॉय होते गवर्नमेंट के तो ये सर्विस की डेफिनेशन से बाहर ही हो जाते। बट सिंस दीज आर नॉट एम्प्लॉयज, दैट इज व्हाई इट इज स्पेसिफिकली pointed out, clarified in explanation 1 that MPs or MLAs or members of panchayat, members of municipalities or members of other local authority, they may provide service but will not be covered under the term service and no service tax will be charged for such activity. Second point, this explanation says that all the duties performed by any person who is holding the constitutional post, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो पोस्ट दी गई है, फॉर एग्जाम्पल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शनल कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और वो उसको अमाउंट भी मिलता है, सैलरी भी मिलती है, बट इट विल नॉट कवर्ड अंडर द टर्म सर्विस। तो वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं and they are providing the service, they are getting some consideration also, it will not be covered under the term service. And lastly, this explanation says that duties performed by any person as a chairperson or member or a director in a body which is established by central government or state government or local authority and who is not deemed as an employee before the commencement of this section। कहने का मतलब है कि ये जो चेयरपर्सन है, ये जो मेंबर हैं, ये डायरेक्टर हैं, इन बॉडीज के ये एम्प्लॉइज तो नहीं है, तो ये जो सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, क्या ये सर्विसेज मानी जाएगी? तो क्लैरिफाई कर दिया है कि नो, these will not be covered by the term service. Now let's come to the explanation 2, which talks about the term transaction in money and actionable claim. So transaction in money or actionable claim does not come under the service. ये exclude कर रखा है ये इस तरह की एक्टिविटी transaction in money and actionable claim को, but they says that this term transaction in money and actionable claim shall not include, यानी ये जो एक्टिविटीज यहां पर दे रखी है ये एक्शनेबल क्लेम या ट्रांजैक्शन इन मनी में नहीं आएगी, और सिंस इट विल नॉट बी कवर्ड इन दिस टर्म सो दैट इट मे कम अंडर द टर्म सर्विस। तो अब वो कौन सी सर्विसेज हैं वो देख लेते हैं। एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी or its conversion by cash or by any other mode from one form currency or denomination to another form currency or denomination for which separate consideration is charged। अगर इसके लिए, इस कन्वर्जन के लिए कोई सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया है तो वो सर्विस की डेफिनेशन में आ जाएगा। इसका मतलब जो सर्विस की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया था ट्रांजैक्शन इन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम, उसमें ये नहीं आएगा। इसका मतलब ये सर्विस की डेफिनेशन में आ जाएगा। बट अभी आप डायरेक्टली जंप मत कर जाना कि ये आ जाएगा तो क्या इसके ऊपर सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। वहां पर बहुत सारी आगे आपको एग्जम्पशन की लिस्ट देखनी है, उसमें काफी सर्विसेज ऐसी हैं जो एग्जम्प्ट कर रखी है। तो यहां पर हम केवल इतना देख रहे हैं कि वेदर इट विल कम अंडर द टर्म सर्विस और नॉट, सर्विस टैक्स पे करना है इसके ऊपर या नहीं ये नहीं देख रहे, वेदर दिस विल बी कवर्ड अंडर द टर्म सर्विस। तो यस, इट विल बी कवर्ड अंडर द टर्म सर्विस।
दूसरी एक्टिविटीज है एनी एक्टिविटी कैरिड आउट फॉर कंसिडरेशन इन रिलेशन टू और फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन मनी एक्शनेबल क्लेम including the activity carried out by lottery distributor or selling agent on behalf of the state government in relation to promotion, marketing, organizing, selling of lottery or facilitating in organizing the lottery of any kind in any other manner in accordance with the provisions of लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट 1998। तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट, जो लॉटरी रन करती हैं और लॉटरी रन करने के लिए अगर वो कोई प्रमोशन, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजिंग इस तरह की सर्विसेज लेती है तो ऐसे केस में ये जो सर्विसेज हैं, प्रमोशन, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लॉटरी, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, इट विल बी कवर्ड अंडर द टर्म सर्विस। And further, it includes any activity carried out by foreman of a chit fund for conducting or organizing a chit in any manner। तो चिट फंड अगर आपने नाम सुना होगा, चिट फंड भी इसी तरह का एक सिस्टम रहता है और चिट फंड को जो मैनेज करता है वो भी एक तरह की सर्विसेज दे रहा है, एंड दैट एक्टिविटी ऑफ फोरमैन ऑफ चिट फंड विल बी कवर्ड बाय द टर्म सर्विस। So again, I want to point it out here that all these activities, these will not be covered by the term transaction in money and actionable claim. And since it is not covered here, it will be covered by the term service. यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि इसके ऊपर सर्विस टैक्स देना ही पड़ेगा. But here we just want to see that all these will be treated as service. Now let's see explanation number 3. It says that an unincorporated association or body of person, as the case may be, and a member thereof, यानी यहाँ पर association बोला है, unincorporated body of person या उनके members thereof shall be treated as a distinct person। अब ये बोलने की क्या जरूरत थी, तो उसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे हमने देखा है कि अगर आप कोई एक्टिविटी अपने आप के लिए करते हैं, सेल्फ के लिए करते हैं, तो वो तो सर्विसेज नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहां पर एक्टिविटी किसके लिए करनी है, आपको किसी अदर पर्सन के लिए करनी है। अब यहां पर बॉडी ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ पर्सन और ये जो पर्सन है जिसको लेके ये बॉडी फॉर्म हुई है, इनको यहां पर डिस्टिंक्ट पर्सन माना है। इट मींस इफ द बॉडी ऑफ पर्सन इज गिविंग एनी service or let's say providing any activity or doing any activity for its members, then these two are different persons, and since these two are different persons, it will be covered by the term service if there is a consideration paid for such activities. Further, second part of explanation 3 says that an establishment of a person in a taxable territory and any of his other establishment in non-taxable territory shall be treated as establishment of distinct person। तो इस पॉइंट को भी समझ लीजिए। एक पर्सन है, इस पर्सन की दो एस्टेब्लिशमेंट है, एक है जम्मू कश्मीर में और एक है बाकी के पार्ट ऑफ इंडिया में, लेट्स से महाराष्ट्र में है। अब दो एस्टेब्लिशमेंट है ए और बी, तो यहां पर ये दोनों का ओनर कौन है, वन पर्सन है। But under the service tax provisions, these two establishment will be treated as distinct person। इसका मतलब ये जो बी एस्टेब्लिशमेंट है, इसने अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की है जो टैक्सेबल टेरिटरी में, then it will covered by the सर्विस टैक्स लॉज। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये तो ओनर ये है और ये नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में रहता है, तो फिर क्यों यहाँ पर इस एस्टेब्लिशमेंट को डिस्टिंक्ट पर्सन माना गया है अंडर सर्विस टैक्स लॉ। नाउ लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन 4। अ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस थ्रू अ ब्रांच और एजेंसी और रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस in any territory shall be treated as having an establishment in that territory।
तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो बस मेरी एक छोटी सी ब्रांच है, महाराष्ट्र में तो सर मेरी छोटी सी ब्रांच है, पूरा एस्टेब्लिशमेंट मेरा जम्मू कश्मीर है में है जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, तो ब्रांच भी है। अगर आपकी छोटी सी एजेंसी भी है टैक्सेबल टेरिटरी में, या फिर कोई रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस भी है, तो इस ऑफिस को या एजेंसी को या ब्रांच को एक एस्टेब्लिशमेंट माना है। इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपकी बहुत बड़ी बिल्डिंग हो वहां पर। अगर आपकी एजेंसी है, ब्रांच है या रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस भी है, तो उसको एक अलग से एस्टेब्लिशमेंट माना गया है। अब यहां पर हमने जो भी अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे एक क्वेश्चनियर दिया है इंस्टीट्यूट ने। वो क्वेश्चनियर आप देख के पता लगा सकते हैं कि वेदर अ पर्सन इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस और नॉट। तो ये क्वेश्चनियर आप एक बार रेफर कर सकते हैं और उससे आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उससे वो क्लियर हो जाएगा आपको और भी इसके बाद आपको फिर दूसरी क्वेश्चनियर में ये बोला है कि टू डिटरमाइन वेदर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय यू इज टैक्सेबल और नॉट। तो उसके लिए अलग से क्वेश्चनियर दी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि ये टैक्सेबल सर्विस है या नहीं। तो आई एम लीविंग दिस अप टू यू टू जस्ट गो थ्रू दिस चेकलिस्ट। So till now we have covered the part one of the service tax laws, और अब बहुत सारे और पार्ट्स आने वाले हैं। बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स है जो एग्जाम में आ सकते हैं, उसको हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग पार्ट्स।